2, 3, come on. जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप। आज का हमारा इलिस्ट्रेशन नंबर 9 यानी कि चैप्टर नंबर 3 का इलिस्ट्रेशन नंबर 9, जिसके अंदर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, रिवोल्यूशन अकाउंट, पार्टनर्स लोन अकाउंट और न्यू बैलेंस शीट के बारे में हम देखेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन ये रहा जो आपकी स्क्रीन पर भी आ रहा है। इलिस्ट्रेशन 9 में ये बता रखा है कि MNO 3 पार्टनर्स हैं। कितने पार्टनर्स हैं? 3 पार्टनर्स हैं जो आपस में साझेदार है और जो लाभ हानि को किस अनुपात में बांटते हैं। अब देखो यहाँ पर कुछ डिफरेंट दे रखा है। पहला इलिस्ट्रेशन है जिसमें कुछ डिफरेंट तरीके से आपको रेशो दे रखे हैं। रेशो किस तरीके से दे रखे हैं? ये जो M का रेशो है वो 1/2 है, मतलब 1/2 है। N का रेशो जो है वो 1/3 है और O का रेशो क्या दे रखा है? 1/6। फिर आगे दे रखा है 31 मार्च 2014 को उनका स्थिति विवरण निम्न प्रकार है। अब देखो इनकी बैलेंस शीट जो दे रखी है उस बैलेंस शीट के अंदर है क्या क्या। ठीक है, तो बैलेंस शीट में सबसे पहले कैश बैंक बैलेंस दे रखा है 25,650 का, BR दे रखा है 5,400 का, डेटर्स हैं 17,800 के, स्टॉक है 22,300 के, इन्वेस्टमेंट है 12,000 के, पेटेंट्स है आपके पास 10,000 रुपए के, फर्नीचर है 3,500 रुपए का, प्लांट एंड मशीनरी 9,750, बिल्डिंग है 24,000 और एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस है 600 रुपए के। अब आ जाता है लाइबिलिटी साइड में। बिल्स पेबल दे रखे हैं आपको 7,000 रुपए के, सन्ड्री क्रेडिटर है 18,000 रुपए के, P&L यानी कि 6,000, ये प्रॉफिट है या लॉस है? प्रॉफिट है। IFR दे रखा है 5,000 का, कैपिटल अकाउंट में 95,000। कैसे आया 95,000? 95,000 यानी MNO की कैपिटल 50, 25 और 20। तो ये थी हमारी बैलेंस शीट। फिर उसके बाद अब देखते हैं कौन कौन से एडजस्टमेंट हमें करने हैं। सबसे पहले ये एडजस्टमेंट है कि 1 अप्रैल 2014 को M व्यवसाय से अवकाश लेता है, यानी कि ये फर्म से रिटायर हो रहा है। कौन सी डेट के दिन? 1 अप्रैल के दिन। एवं फर्म में उसके हिस्से की गणना संपत्तियों के निम्नानुसार पुनर्मूल्यांकन ज्ञात करके करना है। देखो क्या कर रहे हैं, स्टॉक का वैल्यूएशन 20,000 रुपये करना है, फर्नीचर 3,000 पे वैल्यू करना है, प्लांट और मशीनरी 9,000 पे वैल्यू करना है, भवन यानी कि बिल्डिंग 20,000 पे, इन्वेस्टमेंट 10,000 पे, अर्जित आय जिसको बोलते हैं एक्रूड इनकम कितना? 500 रुपये, एकस्व जिसको बोलते हैं पेटेंट्स 11,500, एवं संदिग्ध ऋणों के लिए यानी कि प्रोविजन फॉर बेड एंड डाउटफुल डेब्ट्स 850 रुपये का प्रावधान किया जाना है। एक देनदार जिसमें 1,000 रुपये बकाया थे। कितने बाकी थे? एक डेटर्स था जिसे 1,000 रुपये बाकी थे, डूबत ऋण मानकर अपलिखित कर दिया गया। उससे हम 1,000 मान रहे थे और हमने उसको बेड डेब्ट्स मान लिया था। उससे 400 रुपये वसूल हुए। उससे कितना कैश रिकवर हो रहा है? 400 रुपये। देखो वसूल हुए तो इसका मतलब कैश बढ़ेगा, और अगर वो देने का वादा कर देता है, मान लो 400 रुपये देने का वादा करता है, तो क्या कैश बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। वादे में कैश नहीं बढ़ता, जब देता है तो कैश बढ़ेगा। तो ये कैश के अंदर 400 रुपये प्लस होंगे। नेक्स्ट, फर्म की ख्याति का मूल्यांकन 6,000 रुपये पर सहमति हुई है, यानी कि नई गुडविल कितने की कर रहे हैं? फर्म का वैल्यूएशन 6,000 रुपये गुडविल का वैल्यूएशन किया नई इस फर्म का, तथा इस संबंध में समायोजन शेष साझेदारों में बिना ख्याति खोले खाता किया जाना है। यानी कि ये 6,000 रुपये आपको गुडविल अकाउंट ओपन नहीं करना है, आपको क्या करना है? सिर्फ एडजस्ट करना है। एम को अवकाश ग्रहण करने पर 9,200 नकद दिए जाएंगे। जब एम रिटायर होगा तो उसको कितना पैसा देंगे हम? 9,200 रुपये कैश में दे देंगे, तथा शेष का भुगतान और बाकी का जो अमाउंट बचेगा उसको 5% प्रति वर्ष ब्याज सहित 3 समान वार्षिक किस्तों में किया जाएगा। इसका मतलब लोन में ट्रांसफर हो रहा है या एन्युटी में ट्रांसफर होगा? बताओ। जो बाकी का पैसा बचा भाई 9,200 रुपये, तो आपने उसका जो भी फाइनल पेमेंट होगा उसमें से 9,200 रुपये तो आप कैश में पेमेंट कर दोगे। बाकी का जो अमाउंट बचेगा वो लोन अकाउंट में ट्रांसफर करोगे या एन्युटी में ट्रांसफर करोगे? लोन में ट्रांसफर करेंगे, क्योंकि 3 किस्तों में उसको फाइनल कर देना है। ये थोड़ी पता है 3 सालों में वो मर जाएगा। जीवन पर्यंत दी जाती है वार्षिकी के रूप में, तो फिर होगा एन्युटी। इस अकाउंट में क्या बनेगा? लोन अकाउंट। आपको लोन के बारे में कुछ नहीं कहा कि उसके ऋण खाते में हस्तांतरित किया जाए या उसके लोन अकाउंट में अमाउंट ट्रांसफर किया जाए। क्या बोला? उसको 3 समान वार्षिक किस्तों में 5% इंटरेस्ट सहित आपको पेमेंट करना है। तो इसका मतलब कौन सा अकाउंट बनेगा? लोन अकाउंट। अगर एन्युटी बना के आ जाओगे तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो चलो अपन शुरू करते हैं। सबसे पहले वही काम कि हमारे सामने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है। इसके अंदर सबसे पहली चीज क्या ट्रांसफर करेंगे? कैपिटल का बैलेंस, जो कैपिटल बैलेंस शीट में दे रखी है। तो MNO की कैपिटल को ट्रांसफर करेंगे। तो यहां लिखेंगे बाय बैलेंस BD, अमाउंट 50,000, फिर नेक्स्ट 25,000 और फिर 20,000। सबसे पहले कैपिटल ट्रांसफर कर ली। फिर उसके बाद देखो क्या दिख रहा है इधर?
P&L प्रॉफिट दिख रहा है कितने हज़ार का है, 6,000 का। और ये 6,000 किस रेशो में बांटने हैं? अब बताओ, रेशो दे रखे, देखो M&O के रेशो दे रखे हैं, डिफरेंट है कुछ, 1/2 है, 1/3 है, 1/6 है। क्या इसमें देख के बता सकते हो सबसे बड़ा रेशो किसका है? 1/6 सबसे बड़ा है, 1/2 सबसे बड़ा है, किसका है? A का है, B का है या C का है? बताओ बताओ। जब भी रेशियो आते हैं, ये फ्रैक्शन में आते हैं, मतलब बटाबटी में आते हैं, है ना, तो उस समय अपन क्या करते हैं कि जो सबसे बड़ी संख्या होती है एक्चुअल में वो सबसे छोटी होती है, जब भी बटाबटी में होती है। नॉर्मल जब ऊपर एक एक नहीं हो, 2, 3, 6 में तो बड़ा कौन दिखेगा? 6 बड़ा होगा। लेकिन जब 1/1/1 अगर तीनों ऊपर 1 1 है तो उस कंडीशन में फिर क्या हो जाएगा? जो नीचे सबसे बड़ा नंबर है वो सबसे छोटा हो जाएगा और सबसे छोटा नंबर सबसे बड़ा होता है। देखो ये 1/2 का मतलब क्या हुआ? हाफ का मतलब क्या हुआ? 50%, ठीक है। और 1/6 का मतलब क्या हुआ? किसी भाग के 6 टुकड़े करने, 16.66, 67 आ जाएगा। तो इस तरह से क्या हो जाएगा? तो सबसे बड़ा नंबर जो दिखता है वो एक्चुअल में सबसे छोटा था। लेकिन सब और भी रेशो चेंज कर सकते हैं। सपोज यहाँ आ जाएगा 2/3, 1/2, 2/3, 1/6। अब इनमें बड़ा छोटा कौन सा है? तो इसका मतलब ये मत देख लेना कि जो नीचे बड़ा है नंबर, क्योंकि ऊपर भी डिफरेंट है। फिर क्या करना पड़ेगा आपको? ये रेशो इक्वल करने पड़ेंगे। इक्वल करने के लिए क्या करोगे? एलसीएम लेंगे। क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। अब देखो इसका एलसीएम कैसे लेंगे? तो देखो यहाँ पर 2, 3 और 6 अभी कॉमन दिख रहा है। क्या दिख रहा है? 2, 3 और 6। अगर इसका एलसीएम लेंगे तो सबसे बड़ा नंबर, एक बार देखो सबसे बड़ा नंबर कौन है इनमें? 6। अगर मैं 6 को लेता हूँ तो 6 में 6 का डिवाइड हो जाता है, मतलब 6 में 6 का भाग जाता है, बिल्कुल जाएगा। क्या उस 6 में 3 का भाग भी जाता है? नहीं, क्यों नहीं जाएगा? 3 के पड़े में भी 6 आता है ना। और क्या 6 में 2 से भी डिवाइड हो सकता है? तो इसका मतलब सबसे बड़ा नंबर जो होता है वो अपने को ले लेना है, ठीक है। तो फिर क्या करना है अपने को? एलसीएम लेना है। जब डिवाइड करोगे कितना बचेगा? 3। इसका जब करोगे तो 2, और इसका जब डिवाइड करोगे तो 1। तो इसका मतलब रेशो अपना सिंपल हो गया 3:1। इसका मतलब M&O का रेशो क्या हो गया? 3:1। सबसे पहले आपको रेशो सॉल्व करना है, सिंपल करना है, ठीक है। फिर उसके बाद अब क्या करना है कि जो ये प्रॉफिट था 6,000 रुपए का, इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। 3:1 का मतलब क्या हुआ कि M को सबसे ज्यादा, मतलब 50% पार्ट पूरा मिल रहा है। तो 6,000 का हाफ पार्ट कितना होता है? 3,000। तो 3,000 उसके अकाउंट में सीधे ट्रांसफर कर दो। किस नाम से लिखेंगे? बाय P&L अकाउंट। भाई प्रॉफिट क्या है? बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में प्रॉफिट के कितने हजार? 6,000 थे, जिसमें M को मिल जाएंगे 3,000 और बाकी के जो बचे 3,000 वो दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। क्या क्या अमाउंट आएगा? 2,000 और 1,000, 2,000 और 1,000, ठीक है। ये रेशो में बांट देना है। फिर देखो अपना P&L भी हो गया, कैपिटल भी हो गया। सन्ड्री क्रेडिट और बिल्स पेबल तो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे नहीं। अब आ जाओ इधर असेट्स में, डेटा, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, पेटेंट्स, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग और एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस। तो क्या एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? बिल्कुल करेंगे। प्रीमिलरी एक्सपेंसेस, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, प्रॉफिट एंड लॉस अगर इधर होता है तो वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इधर गुडविल होती है वो भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो कितने हैं? 600 रुपए का है तो 300, 200 और 100 रुपए। तो डेबिट साइड में ट्रांसफर करेंगे। किस नाम से लिखेंगे? टू एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस। कितना? 300, 200 और 100। 3:1 रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना। यहां तक आ गया समझ में? अब बचता है अपना IFR। तो अब क्वेश्चन के जो एडजस्टमेंट है उनके थ्रू अपन देखते हैं। तो यहां देखो सबसे पहले 1 अप्रैल 2014 को कौन रिटायर हो रहा है फर्म से? M, यानी कि जिसका सबसे ज्यादा रेशो था वो फर्म से जा रहा है। M फर्म में उसके जो हिसाब है उसकी गणना संपत्ति और दायित्व के पुनर्मूल्यांकन पर अपने को ज्ञात करनी है। तो देखो स्टॉक का वैल्यूएशन कितना किया गया है? 20,000। पहले स्टॉक कितना था? 22,300। अब स्टॉक 20,000 पे वैल्यू किया है। फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है? नुकसान हो रहा है। कितने का? कितने का? 2,300 का। तो 2,300 का अपने को लॉस हो गया भाई। 23,200 का था, सॉरी 22,300 का था, 20,000 वैल्यू हो गया, कम पड़ गया। किस नाम से लिखेंगे? टू स्टॉक। नेक्स्ट एडजस्टमेंट, फर्नीचर का वैल्यू कितना बता रखा है? 3,000। देखो फर्नीचर यहां पर कितना है? 3,500। 3,500 से 3,000 हुआ, 500 रुपए का लॉस हो गया टू फर्नीचर, ठीक है। नेक्स्ट
प्लांट एंड मशीनरी कितने की है यहाँ पर? देखो पहले प्लांट एंड मशीनरी 9,750, अब कितनी है? 9,000, नुकसान हो गया 750 का। क्या लिखेंगे? टू प्लांट एंड मशीनरी। नेक्स्ट बिल्डिंग कितने की है? 20,000, अभी नई वैल्यू 20,000, जबकि पुरानी बिल्डिंग कितने की है? 24,000 रुपए की। 24 से 20 हो गए, 4,000 रुपए का लॉस हो गया। 4,000 रुपए का बिल्डिंग में लॉस हुआ, ठीक है। नेक्स्ट बिल्डिंग के बाद विनियोग यानी इन्वेस्टमेंट कितने के? 10,000 रुपए के। देखो इन्वेस्टमेंट पहले कितने के? 12,000 के, अब कितने? 10,000। 2,000 का लॉस हुआ, तो हम यहाँ 2,000 रुपये डेबिट साइड में लिख देंगे? नहीं लिखेंगे, क्योंकि अपने पास IFR पड़ा हुआ है। ध्यान रखना, IFR पड़ा हुआ है कितने का? अगर 2,000 उसमें से मैं कवर कर लेता हूँ तो कितने बचेंगे? ये 3,000 क्या करना है? बैलेंस शीट में नहीं, पार्टनर्स कैपिटल के अंदर ट्रांसफर करेंगे। बचा हुआ पैसा किस में ट्रांसफर करेंगे? पार्टनर्स कैपिटल के अंदर। समझ में आ रहा है? देखो यहाँ पर अगर तुम्हारे पास IFR नहीं होता, ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व नहीं होता, तो इन्वेस्टमेंट कितने का था? 12,000, और नया रिवॉल्यूशन वैल्यू कितना है? 10,000, तो कितने का नुकसान होता? 2,000। वो 2,000 कहाँ लिखते हैं? पार्टनर्स ये रिवॉल्यूशन अकाउंट के डेबिट साइड में 2,000 इन्वेस्टमेंट के नाम से लिख देते। लेकिन अपने पास IFR है कितने का है? 5,000। यानी कि IFR यूं कहता है कि अगर तुम्हारा इन्वेस्टमेंट 5,000 तक अगर कम होता है तो वहां से चार्ज कर सकते हैं। तो अपने को नुकसान कितना हुआ? सिर्फ 2,000 का। वो 2,000 चार्ज कहां से कर लिए? IFR से कर लिए। अब IFR में तो पैसे बचे हुए हैं ना, कितने बचे हुए हैं? और वो 3,000 किस में डिस्ट्रीब्यूट कर देने? तो क्या 2,000 रुपए का लॉस यहाँ पे आएगा? नहीं आएगा। वो 2,000 तो इसने दे दिए, और बचे हुए 3,000 किस में ट्रांसफर हो जाएंगे? पार्टनर्स में। तो देखो यहाँ पर लिखेंगे बाय IFR। कितने हजार बचे थे? 3,000 बचे थे, तो कितना कितना अमाउंट आएगा? 1,500, 1,000 और 500, 3:1 रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है। तो IFR भी हो गया। फिर उसके बाद एक्रूड इनकम, अर्जित आय कितनी है? ऐसी इनकम जो आपने कमा तो ली है लेकिन आपको मिली नहीं है, उसको क्या बोलते हैं? एक्रूड इनकम यानी अर्जित आय। तो इस अर्जित आय अपने लिए फायदा है। किधर दिखाओगे? किस अकाउंट में? रिवॉल्यूशन अकाउंट में। किस नाम से? बाय एक्रूड इनकम। कितना? 500 रुपए। नेक्स्ट एकस्व यानी पेटेंट्स कितने के? 11,500 के। अब यहां पर देखो पेटेंट्स पहले कितने के थे, अब पेटेंट्स कितने के हैं? एसेट्स बढ़ गई, एसेट्स बढ़ी मतलब फायदा हो गया। फायदा हुआ तो किधर लिखेंगे? क्रेडिट साइड में बाय पेटेंट्स कितना? 1,500 रुपए। नेक्स्ट संदिग्ध ऋणों के लिए 850, यानी कि प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स कितना बनाना है? 850। देखो पहले प्रोविजन है क्या भाई? डेटर के ऊपर प्रोविजन लगता है, या तो डेटर के जस्ट नीचे होगा, माइनस करके लिखा हुआ होगा, या फिर कहाँ हो सकता है? लाइबिलिटी साइड में। तो लाइबिलिटी साइड में कहीं प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स है ही नहीं, और ना एसेट्स में डेटर्स के अंदर से माइनस कर रखा है प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स। तो इसका मतलब ये 850 आपको नया क्रिएट करना है। तो अपने को लॉस कितना हो गया? 850 का। तो किस नाम से लिखेंगे? टू प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स। कितने? 850। नेक्स्ट एक देनदार जिसने 1,000 जिसके 1,000 रुपए बकाया था, एक डेटर्स था जिससे हम कितना मांग रहे थे? 1,000 रुपए। डूबत ऋण मान के एप्लीकेट कर दिया गया था भाई, अपने उसको बैड डेब्ट्स मान लिया कि 1,000 रुपए हमारे डूब गए। लेकिन उसके बाद क्या हो रहा है कि उससे 400 रुपए बाद में वसूल हो गए। डूबने के बाद 400 रुपए मिले, तो क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। कितने का? 400 रुपए का। लिखेंगे रिवॉल्यूशन अकाउंट में। किस नाम से लिखेंगे? बैड डेब्ट्स रिकवर्ड के नाम से। तो यहां लिखेंगे बाय बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। कितना? 400 रुपए। 1,000 नहीं लिखेंगे क्योंकि 1,000 तो टोटल हम मान रहे थे, लेकिन उसमें से आए कितने? 400। नेक्स्ट फर्म की ख्याति का मूल्यांकन 6,000 रुपए पर किया है। नई गुडविल का वैल्यूएशन कितना किया है?
और इस समायोजन का क्या करना है आपको, बिना गुडविल अकाउंट ओपन किए एडजस्टमेंट करना है। ठीक है, गुडविल अकाउंट ओपन नहीं करना है और आपको एडजस्टमेंट करना है। तो देखो क्या करना है, 6,000 रुपए है गुडविल फर्म की। ठीक है, उसमें कौन रिटायर्ड हो रहा है, एम रिटायर हो रहा है, और एम का पार्ट कितना है 3, कितने में से 6 में से 3, तो 6 में से 3 या हाफ भी बोल सकते हैं ना। तो इसका जो रेशो है 1/2 कितना होता है, यानी कि इसको तो 3,000 रुपये देंगे ही देंगे, यानी कि ये फर्म से गुडविल का अमाउंट कितना ले जाएगा 3,000 रुपये। और इस 3,000 को कौन देगा, जो बचे हुए पार्टनर्स हैं, किस रेशो में देंगे 2 और 1, तो यानी कि 2 और 1 में देंगे, इसका मतलब 2,000 और 1,000, समझ में आ रहा है। तो इस 3,000 को 2,000 और 1,000 इस पार्ट में देंगे, 2 और 1 रेशो में देंगे, गेनिंग रेशो में देंगे। कौन देगा, एन देगा और ओ देगा। तो सबसे पहले तो देखो इसके अकाउंट में, एम के अकाउंट में 3,000 रुपये ट्रांसफर करने, ट्रांसफर करने का मतलब क्रेडिट साइड में ट्रांसफर करने। तो कितने हज़ार ट्रांसफर करने हैं 3,000, और ये 3,000 कैसे जाएंगे 2,000 और 1,000 के रूप में। तो देखो मैं सबसे पहले एम के अकाउंट में लिख रहा हूँ 2,000 और 1,000, यहाँ तक समझ में आया, हो गए 3,000, किसके अकाउंट में जोड़ दिए, एम के अकाउंट में, बढ़ गया बैलेंस। और किन के अकाउंट से काटेंगे, एन और ओ के। तो देखो एन का अकाउंट है, उसके अकाउंट से कितना काटूंगा 2,000, और एन के ओ के अकाउंट से कितना काटूंगा 1,000 रुपये। भाई ये काटने भी तो पड़ेंगे, जब वो देंगे तो कहाँ से लेंगे, उनके ही कैपिटल अकाउंट से चार्ज करेंगे। अब कभी भी खुद के अकाउंट में तो खुद का नाम आएगा ही नहीं। तो ये बताओ 2,000 किसने दिए, एम को किसने दिए, एन ने दिए, तो बाय एन्स कैपिटल अकाउंट। और ये 1,000 किसने दिया, तो यहाँ लिखेंगे बाय ओस कैपिटल अकाउंट। यहाँ तक समझ में आ गया। भाई एम को किसने दिए 2,000, एन ने दिए थे, और एम को ये 1,000 किसने दिए, ओ ने दिए, दोनों का नाम लिख दिए। अब यही वापस इधर आ जाओ, एन ने 2,000 किसको दिए थे, एम को दिए थे, यहाँ लिखेंगे 2 एम्स कैपिटल अकाउंट, और ओ ने 1,000 किसको दिए थे, एम को ही दिए थे, तो इसलिए डबल बार एंट्री नहीं करके एक ही बार करके और दोनों एडजस्टमेंट लिख देंगे। आ गया समझ में। तो यहाँ तक था अपना ये गुडविल का एडजस्टमेंट बिना गुडविल अकाउंट ओपन किए। ठीक है, इसकी अगर जर्नल एंट्री आ जाए कि बिना गुडविल अकाउंट ओपन किए जर्नल एंट्री बनाओ, तो क्या जर्नल एंट्री बनेगी, भाई किसको पैसा मिल रहा है और कौन दे रहा है। तो मैंने बताया था देने वाले हमेशा ऊपर रहेंगे। तो एन कैपिटल अकाउंट डी आर, ओस कैपिटल अकाउंट डी आर, 2 एम्स कैपिटल अकाउंट। समझ में आ गया, 2,000, 1,000 और 3,000 जर्नल एंट्री समझ में आ गई। किसकी जर्नल एंट्री थी, बिना गुडविल अकाउंट ओपन किए गुडविल का एडजस्टमेंट करना। ठीक है, चलो उसके बाद इस संबंध में समायोजन हो गया। फिर एम को अवकाश ग्रहण करने पर 9,200 रुपए दिए जाएंगे। एम जब फर्म से रिटायर हो रहा है और उसमें क्लियरली दे रखा है कि 9,200 रुपए दिए जाएंगे, इसका मतलब फर्म के अंदर कैश होगा, इसलिए 9,200 देंगे। तो देखो यहां पर मैं किसको दूंगा, एम को दूंगा कैश, तो यहां लिखूंगा 2 कैश, कितना 9,200। भाई पेमेंट कर रहा हूं, इधर लिखूंगा। अगर ये पेमेंट मांगने वाला हो जाए, इसको मिल रहा है, कोई चीज बेनिफिट वाली है, तो क्रेडिट साइड में किसी भी पार्टनर के लिखेंगे। लेकिन अगर उनकी कोई चीज माइनस करनी है, किसी ने एसेट्स ले ली, तो किधर लिखेंगे, डेबिट साइड में, उससे उनकी कैपिटल कम हो जाएगी। ठीक है, ये हो गया 9,200 का। फिर उसके बाद देखो अब अपने पास रिवॉल्यूशन का कोई भी एंट्री नहीं बचा है। अब क्या करेंगे, अब सबसे पहले रिवॉल्यूशन अकाउंट को क्लोज करेंगे। तो रिवॉल्यूशन अकाउंट में देखो प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, लॉस दिख रहा है, क्योंकि तुम्हारे डेबिट साइड की टोटल ज्यादा है। तो डेबिट साइड की टोटल कितनी है, टोटल है 8,400। तो इधर भी होने चाहिए 8,400, लेकिन ये 8,400 है नहीं, ये कितने हैं 2,400 रुपये। 8,400 में से 2,400 माइनस कर देते हैं, तो 6,000 रुपये बचेंगे। तो यहाँ मैं कितना लिखूंगा 6,000, और यहाँ क्या लिखूंगा, बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एम, एन और ओ, 3,000, 2,000 और 1,000। लॉस वाली चीज है ना, लॉस हुआ, तो लॉस हुआ किधर ट्रांसफर करना है, और ट्रांसफर का मतलब ही क्या होता है, इधर से इधर। समझ में आ रहा है, इधर क्रेडिट साइड में दिख रहा है, डेबिट साइड में लिखना है ट्रांसफर का मतलब। तो यहाँ लिखना है 2 रिवॉल्यूशन अकाउंट, है ना। देखो ये जो 9,200 का कैश पेमेंट है वो आफ्टर रिवॉल्यूशन के बाद लिखना है, अपन ने पहले ही लिख दिया। क्या करना है, ये कैश बाद में पेमेंट होता है, पहले लॉस ट्रांसफर होता है, फिर क्या होता है, पेमेंट होता है। तो क्या करना है, रिवॉल्यूशन अकाउंट में कितना 1,000, 3,000
2000 और 1000। यहाँ तक आ गया समझ में? रिवोल्यूशन अकाउंट भी क्लोज हो गया। अब कौन सा अकाउंट क्लोज करेंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्लोज करते हैं। सबसे पहले देखो ओ से शुरुआत करें तो यहाँ एक लाइन खींच लेते हैं। ओ का बैलेंस डेबिट साइड में कितना है? 2100 रुपये। क्रेडिट साइड में ज़्यादा है तो पहले लिखते हैं इधर 20 और एक 21,500। 21,500 मैंने लिखे ओके, तो इधर भी आना चाहिए 21,500। माइनस कर देंगे, कितने बचेंगे? तो यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस CD 19,400। फिर देखो एन का भी बैलेंस 25 और 2 27 और 1 28,000। तो ये 28,000 रुपये मैंने क्रेडिट साइड में लिख दिए। 28,000 में डेबिट साइड में भी लिखूंगा, लेकिन 28,000 रुपये इधर डेबिट साइड की टोटल है नहीं। माइनस करेंगे तो 4200 माइनस कर देंगे। 28,000 में से कितने बचेंगे? 23,800। वेरी गुड, 23,800 रुपये इसका कैपिटल बैलेंस बच गया। अब क्या बैलेंस एम का भी बचना चाहिए? एम तो रिटायर हो रहा है, इसलिए उसके लोन अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे टू किसका? एम का। तो टू एम्स लोन अकाउंट, क्योंकि ये बाकी का बचा हुआ पैसा किसके अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे? एम के। ठीक है, अब देखो एम का टोटल पैसा कितना हो रहा है क्रेडिट साइड में? 57,500 यानी 57,500। ठीक है, तो इधर भी होना चाहिए 57,500। उनमें से हमने 9,200 का कैश में पेमेंट कर दिया, 3,000 और 300 रुपये ये भी माइनस करने हैं। तो बाकी का अमाउंट कितना बचा? 45,000। तो यहाँ 45,000 रुपये राउंड फिगर अपने बचेंगे, जो किसके अकाउंट में ट्रांसफर करने हैं? एम के लोन अकाउंट में ट्रांसफर करने हैं। तो इस तरह से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट खत्म हो गया। एंड अब ये जो बचा हुआ 45,000 रुपये का बैलेंस किसके अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे? एम्स लोन अकाउंट के अंदर। तो यहाँ क्या लिखेंगे? बाय एम्स कैपिटल अकाउंट। कितने? 45,000। और इसके बारे में बताया है कि उसके लोन अकाउंट में जो अमाउंट ट्रांसफर करना है उसका पेमेंट आपको 5% इंटरेस्ट सहित करना है, इंक्लूडिंग 5% इंटरेस्ट। और कितनी इंस्टॉलमेंट में करना है? 3 इंस्टॉलमेंट में करना है। तो सबसे पहले ये देखो 45,000 की 3 इंस्टॉलमेंट करेंगे। जयदीप, हर एक इंस्टॉलमेंट कितने की आएगी? 45,000 की 3 इंस्टॉलमेंट करेंगे तो एक इंस्टॉलमेंट कितने की होगी? देवी सिंह, अनुराग, 15,000 की एक इंस्टॉलमेंट होगी। भाई किसी चीज के 3 टुकड़े करने हैं। 45,000 को 3 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा? 15,000। यानी कि 15,000 तो आपको देने ही देने हैं, और साथ में क्या देना है? इंटरेस्ट। ठीक है, तो किस डेट के दिन हम ट्रांसफर करें? पहले ये देखो फर्म से रिटायर्ड कब हो रहा है? 1 जनवरी 2017। 1 जनवरी 2017 को रिटायर हो रहा है। कब हो रहा है? सॉरी 1 अप्रैल मैंने 10 वाले से 1 अप्रैल 2014, यानी कि 1/4/2014। तो ये बैलेंस ट्रांसफर कर दिया। अब इसका इंटरेस्ट कब होगा? 1 साल कंप्लीट होने पे। वेरी गुड, 31/3/2015। ये ध्यान रखना, अगर जनवरी से दिसंबर चलता है तो ईयर वही रहता है, और अगर अप्रैल से मार्च चलते हो तो ईयर चेंज हो जाता है। तो 31/3/15 को सबसे पहले इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, तो बाय इंटरेस्ट 45,000 का 10% होता है 4500, लेकिन क्वेश्चन में अपने को 5% कैलकुलेट, कितना हो जाएगा? वेरी गुड, 2250। ऐड करेंगे 47,250। तो इधर भी होने चाहिए 47,250, लेकिन हमने पेमेंट कितना किया? टू कैश अकाउंट, एक किस्त और प्लस ब्याज। किस्त कितने की है? 15,000 रुपये, और ब्याज कितना है? 2250। दोनों को ऐड करो, 17,250। कौन सी डेट के दिन पेमेंट करेंगे? 31/3/2015। और 31/3/2015 के दिन बैलेंस कितना बचेगा? टू बैलेंस CD कितना बचेगा? 30,000 रुपये। यहाँ तक सिंपल था। अब अगले साल फिर से पेमेंट करना है, तो ओपनिंग बैलेंस 1/4/2015 क्या लिखेंगे? बाय बैलेंस BD कितना? 30,000। ठीक है, फिर इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे 31/3/2016 को, क्या लिखेंगे? बाय इंटरेस्ट कितना? 30,000 का 10% 3,000 और 5% 1,500।
कितना हो गया ये 31,500। इधर भी होना चाहिए कितना 31,500, लेकिन हम पेमेंट कितना करेंगे टू कैश अकाउंट, एक इंस्टॉलमेंट और प्लस ब्याज। इंस्टॉलमेंट है 15,000 रुपये की और ब्याज है 1,500 रुपये का, तो 16,500। 16,500 को जब माइनस करेंगे कितना बचेगा 15,000, यानी एक इंस्टॉलमेंट पूरी बच जाएगी। टू बैलेंस सीडी और डेट क्या आएगी 31/3/16, 31/3/16। इस बैलेंस को फिर से ट्रांसफर करना है क्योंकि 3 इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करना है, अभी तक तो 2 ही का पेमेंट किया है। चलो फिर क्या लिखेंगे वापस, बाय बैलेंस बीडी, ओपनिंग बैलेंस। देखो बीडी और सीडी में ध्यान रखो, देखो बी पहले आता है या सी पहले आता है, बी पहले आता है तो बीडी हमेशा ऊपर रहेगा, बी पहले आएगा, और सी हमेशा बाद में, यानी कि लास्ट का बैलेंस जो रहेगा वो लास्ट में लिखा जाएगा। तो बैलेंस बीडी कितना 15,000, डेट 1/4/16। फिर अब इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे बाय इंटरेस्ट। देखो 15,000 का 10%, 15,000 का 10% 1,500 रुपये, 5% यानी कि हाफ कर दो 750, यानी 750 रुपये। कितने हो जाएंगे ये 15,750। तो इधर भी टोटल कितनी आनी चाहिए 15,750, लेकिन इंटरेस्ट कैलकुलेट करने की डेट क्या आएगी 31/3/2017। तो देखो अब क्या करेंगे 15,750 का पेमेंट फुल एंड फाइनल कर देना है, क्योंकि एक इंस्टॉलमेंट और प्लस ब्याज। इंस्टॉलमेंट कितने की है 15,000 की और ब्याज कितना है 750। तो यहाँ लिखेंगे 15,750, किस नाम से लिखेंगे टू बैंक या कैश जो भी है। अगर आप बैंक कर रहे हो तो बैंक अप्लाई करना है, अगर आप कैश लिख रहे हो तो कैश लिखना है, ठीक है। अब डेट लिखेंगे 31/3/2017। यहाँ तक समझ में आ गया कि लोन अकाउंट के थ्रू हमने अगले सालों में पेमेंट कर लिया, ठीक है। अब देखते हैं न्यू बैलेंस शीट के बारे में। तो देखो न्यू बैलेंस शीट में क्या होगा, सबसे पहले न्यू बैलेंस शीट में इधर देखो जो पुरानी बैलेंस शीट है हम उनमें ही चेंजेस कर लेंगे, कौन सी चीज़ें रहेगी कौन सी चीज़ें हट जाएगी। पुराना कैश कितना है 25,650 है ना, ये अपने पास पुरानी बैलेंस शीट है, इसमें कैश बैलेंस दे रखा है 25,650। ये देखो कि 25,650 के अंदर कोई कैश आया क्या हमारे पास, कहाँ से आया था, कुछ याद हो तो कहाँ से आया था, किसी को याद है। कैश आया था हमारे पास, याद करो, बेड डेप्स रिकवर्ड का 400 रुपये आया था। हाँ अब याद आता है, 400 रुपये में प्लस कर सकता हूँ, बेड डेप्स रिकवर्ड के आए थे, वादा थोड़ी किया था, उसने दिए 1,000 रुपये में से कितने दिए 400 दिए। अब देखो और कहीं से कुछ पैसा आया है, नहीं आया है, और कहीं से कोई पैसा नहीं आया है, ठीक है, क्योंकि फर्म के अंदर कोई नया पार्टनर तो आया नहीं, और वो पार्टनर जा रहा है तो पेमेंट करना पड़ेगा। तो जो पार्टनर जा रहा है क्या हमने उसको कुछ पेमेंट किया, कितने का 9,200 रुपये का इमीडिएट उसको उस समय पेमेंट किया, और बाकी का अमाउंट किस में ट्रांसफर कर दिया, लोन अकाउंट में कर दिया, जो हमने अगले साल पेमेंट किया उस साल थोड़ी किया। तो हमने पेमेंट कितना किया, सिर्फ 9,200 रुपये का, तो इसमें माइनस करेंगे 9,200 रुपये के। और कैश का कोई ट्रांजेक्शन हुआ क्या, नहीं, सिर्फ हमारे पास 400 रुपये आए हैं और 9,200 रुपये चले गए। अब कितना कैश बचेगा, प्लस माइनस कर लेते हैं 16,850। तो इसका मतलब मैं क्या करूंगा, सिर्फ ये अमाउंट चेंज कर दूं, कितना 16,850, 16,850। यहां तक समझ में आ गया, ठीक। अब देखो दूसरा क्या दिख रहा है, बिल्स रिसीवेबल। क्या इसके बारे में कोई एडजस्टमेंट में है क्या, कुछ भी नहीं है, तो ये एज इट इज ऐसा का ऐसा ही रहेगा, ठीक है। डेटर्स के बारे में देखो 17,800 के थे, इसके बारे में हुआ है, डेटर के नाम से नहीं कहा उन्होंने, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स के नाम से कहा 850। तो देखो अब क्या करेंगे, जो डेटर्स हैं उसके अंदर लिखेंगे लेस प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स, कितने 850, और ये 17,800 अंदर की तरफ आ जाएंगे, ठीक है। 17,800 में से 850 माइनस कर देंगे तो 16,950 हो गया। एडजस्टमेंट समझ में आ गया। अगर आप 17,800 इधर लिखना चाहते हो तो फिर ये प्रोविजन किधर लिख देना है, लाइबिलिटी में लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट स्टॉक पहले 22,300 था, अब 20,000 है, तो मैं यहां पर 20,000 कर देता हूं, है ना। नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट, देखो 12,000 से कितना हो गया 10,000 हो गया था, तो अभी वैल्यू कितनी लिखनी है 10,000 ही लिखनी है, तो यहां लिखेंगे 10,000। पेटेंट्स
10,000 थे, देखो वैल्यू बढ़ गई 1,500 रुपये से पेटेंट से, तो अब नई वैल्यू कितनी हो गई 11,500। नेक्स्ट देखो फर्नीचर 3500 था, 3,000 हो गया, तो 500 रुपये लॉस हो गया, तो ये 3,000 पे वैल्यू कर देनी है। प्लांट एंड मशीनरी 9,750 से 9,000 पे हो गया, तो यहाँ नई वैल्यू क्या आएगी 9,000 रुपये आएगी। बिल्डिंग 24,000 से कितने पे आ गई 20,000 पे, तो 24,000 से 20,000 पे आ गए। अब देखो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस ये हमने पार्टनर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करके खत्म कर दिया था। अब देखते हैं एसेट्स में ऐसी कोई चीज़ जो इसके अंदर है और यहाँ पर ट्रांसफर कर सकते हैं। नाम क्या आ रहा है एक्रूड इनकम, जिसका डेबिट बैलेंस होता है, इसको किधर ट्रांसफर करना है एसेट्स में, तो यहाँ लिखेंगे एक्रूड इनकम कितनी 500 रुपये। अब देखो पेटेंट्स हो गया, बेड डेप्स हो गया और ये पार्टनर्स है, स्टॉक हो गया, फर्नीचर हो गया, प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग भी हो गया, प्रोविजन फॉर बेड एंड डाउटफुल डेब्ट्स भी हो गया। इसका मतलब एक नई चीज कौन सी आई थी सिर्फ एक्रूड इनकम, जिसको किधर लिखना है एसेट साइड में। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को किधर लिखना है लायबिलिटी साइड में, ठीक है। प्रीपेड इनकम, प्रीपेड इंश्योरेंस, इस तरह से एक्सपेंसेस आ जाते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस, तो उनको किधर लिखेंगे एसेट्स में। समझ में आ रहा है। और अनअर्ड इनकम अगर आती है तो किधर लिखना अनअर्ड, ऐसी इनकम जो हमने पहले से प्राप्त कर ली लेकिन अभी तक काम नहीं किया है, जिसको बोलते हैं अनअर्ड इनकम, उसको हम लिखेंगे लायबिलिटी साइड में। ये याद रखनी, कंसेप्ट याद रखो, वर्ड पे मत देखो ये एक्रूड कहाँ जाएगा अनअर्ड कहाँ जाएगा, ठीक है। तो अब देखो ये हो गया। अब आ जाओ बिल्स पेबल, 7,000 के 7,000 ही रहेंगे, कोई एडजस्टमेंट है ही नहीं। सन्ड्री क्रेडिटर वो के वही रहेंगे। देखो ये P&L ये ट्रांसफर कर देते हैं हमने पार्टनर्स के अंदर, तो खत्म हो जाएगा। IFR रहेगा या जाएगा बताओ। अरे IFR दिखाएंगे या चला जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ना पार्टनर्स में। 2,000 तो उस इन्वेस्टमेंट ने खत्म कर दिया, बचे हुए 3,000 हमने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो IFR खत्म हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद और कोई इसमें तो कोई चीज बची नहीं जो लायबिलिटी साइड में लिख सकते हैं। अब बचा क्या हमारे पास सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लेकिन एक चीज जरूर आएगी, वो ध्यान रखना है, पार्टनर्स का लोन, ठीक है, क्योंकि पार्टनर्स का लोन बाकी हमारे लिए तो लायबिलिटी है, फर्म के लिए जो बचे हुए पार्टनर्स है। तो एम का लोन कितना है 45,000, जिसका हमने पेमेंट आने वाले सालों में किया है, उस साल थोड़ी किया है। तो यहाँ पर 45,000 रुपये का एक अमाउंट दिखाया जाएगा, किस नाम से, एम्स लोन अकाउंट के नाम से, ठीक है। और कैपिटल अकाउंट बाकी के पार्टनर्स क्या आ जाएगी, कौन कौन बचेगा, एन और ओ। एन की कैपिटल 23,800, 19,400, ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 43,200। तो इस तरह से इस सीक्वेंस से आपको क्वेश्चन करने हैं। अगर एग्जाम में आ जाते हैं कि लोन अकाउंट को भी सेटल करना है या इसकी जगह एन्युटी भी आ सकता है, ठीक है। पार्टनर्स कैपिटल बनाना देख लिया, रिवोल्यूशन बनाना देख लिया, न्यू बैलेंस शीट कैसे बनाते वो भी देख लिया। मतलब 90% तो क्वेश्चन ऐसा ही है जो हर बार अपन ने पढ़ रखा है, सिर्फ कुछ चेंजेस होता है, 1-2% का चेंजेस होता है, और बाकी क्वेश्चन घुमाने के बेस पे 4-5% रखते हैं। तो इस तरह से मतलब हर एक क्वेश्चन की अगर आपने प्रैक्टिस कर ली तो बोर्ड के अंदर कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा जो आप नहीं कर सकते हो, मतलब सारे क्वेश्चन आप कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू। तो दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइए। आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।